कुवैत में एक इमारत में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। उसमें 41 भारतीयों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इमरजेंसी मीटिंग के बाद पीएम ने विदेश राज्य मंत्री को कुवैत के लिए भेजा है। आग की लपटों से घिरी इस इमारत की तस्वीरें कुवैत के मंगफ शहर की हैं। इस इमारत में जलकर 41 भारतीय मौत की नींद सो गए। इस बिल्डिंग में श्रमिक रहते थे। आग लगने के बाद से इन्हें भागने का मौका नहीं मिल पाया और सभी आग की चपेट में आ गए। कुवैत अग्निकांड में अब तक 49 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 41 भारतीय शामिल हैं। ज्यादातर केरल और तमिलनाडु के लोग बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत अग्निकांड पर समीक्षा बैठक की। पीएम ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। वहीं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत जा रहे हैं, जहां वो हालात का जायजा लेंगे। पीएम मोदी ने ही विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत जाने के निर्देश दिए हैं। हम लोगों की सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके लोग वहां थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है, और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है। सवाल यही है कि कुवैत में हुए इस अग्निकांड और 41 भारतीयों की मौत का जिम्मेदार कौन है? तो तीसरे कार्यकाल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे पर जा रहे हैं। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री इटली के लिए रवाना होंगे। यहां वो G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ साथ इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद से ही एक्शन मोड में हैं। तीसरे कार्यकाल का काम संभालने के बाद पीएम पहले विदेश दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी आज शाम करीब 5 बजे इटली के लिए रवाना होंगे। पीएम इटली में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के फसानो शहर में हो रहा है, जो आज से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। मोदी और मेलोनी इस बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत और इटली की साझेदारी को और मजबूती से कैसे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही पीएम मोदी कई दूसरे देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। G7 समिट में शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण समेत कई वैश्विक चुनौतियों को हल करने पर मंथन होगा। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दक्षिण अफ्रीका की समस्या जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के हालात पर गंभीर मंथन होगा। G7 देशों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई पर कैसे ले जाएं, इस बारे में पीएम मोदी विस्तार से चर्चा करेंगे और आगे के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। दिल्ली में हर रोज पानी की समस्या बढ़ती जा रही है और इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। आज फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कई घंटों की लंबी लाइन, टैंकर्स का इंतजार, ये अब दिल्ली में रोज की कहानी बन गई है। दिल्ली के कई इलाके पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कल दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए सरकार ने कोई नियम बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि टैंकर माफिया को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। दिल्ली सरकार ने कहा, हम खुद चाहते हैं टैंकर माफिया पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे। दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि हरियाणा सरकार जरूरत के हिसाब से पानी नहीं छोड़ रही, तो हरियाणा सरकार का कहना है कि वो अपना पूरा हिस्सा सप्लाई कर रहे हैं, तो वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री का कहना है कि हिमाचल ने पानी छोड़ दिया है। हमने पानी छोड़ा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी देने की बात हमने वकीलों को कही है कि किसने गलत जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी, मैं उस बारे में भी जानकारी प्राप्त। 50 क्यूसेक के लगभग पानी हमारा जा रहा है लगातार। इसमें कोई कटौती नहीं की गई है और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि जो दिल्ली का जितना हक बनता है उससे ज्यादा पानी हम दें। तो देखिए, महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में जो सीटों का नुकसान हुआ है उसकी वजह है 400 पार का नारा। अब देखिए, एकनाथ शिंदे के इस बयान पर सियासी पारा भी गर्म हो गया है। लोकसभा चुनाव में यूपी के बाद बीजेपी को जिस राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा वो महाराष्ट्र है। यहाँ बीजेपी और उसके सहयोगियों का प्रदर्शन विपक्ष की तुलना में कमजोर रहा। महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम एकनाथ शिंदे ने 400 पार के नारे को महाराष्ट्र में हार की वजह बता दिया। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब
आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव हैं। एनडीए में शामिल एकनाथ शिंदे के इस बयान से इंडिया खेमे को पलटवार का मौका मिल गया। तो एकनाथ शिंदे के बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले अभी महाराष्ट्र में खेला बाकी है। 400 पार का नारा है, मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए अपनी गलती की, हिम्मत है। राहुल गांधी ने इन लोकसभा चुनावों में 2 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की, लेकिन उनके सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया है कि वो रायबरेली की सीट छोड़ेंगे या वायनाड की। इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान भी दिया है। उसके साथ साथ प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने एक सिग्नल भी दिया है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव जीते हैं। राहुल ने दोनों ही सीटों पर बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। 11 जून को राहुल और प्रियंका रायबरेली गए थे, जहां उन्होंने बम्पर जीत के लिए जनता का आभार जताया। तो वहीं 12 जून यानी कि कल राहुल केरल के वायनाड गए, यहां भी उन्होंने बड़ी जीत के लिए पब्लिक को धन्यवाद कहा। लेकिन वायनाड में ही राहुल ने अपनी एक सीट छोड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया। पहले उन्होंने धन्यवाद दिया, फिर लगे हाथ ये भी पूछ लिया कि मैं कहां से सांसद रहूं, रायबरेली या वायनाड। इस बीच भीड़ ने जवाब दिया कि वायनाड। उसके बाद राहुल ने जो कहा सुनिए। I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? I will commit to you is that both Wayanad and Raebareli will be happy with my decision. इससे पहले राहुल ने रायबरेली में अपनी जीत के लिए प्रियंका गांधी का शुक्रिया अदा किया था और कहा था कि प्रियंका के लिए उनके पास एक प्लान है। राहुल के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है। खुद नीतीश कुमार एनडीए की हिस्सा है वो। कल और ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कल शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। अब नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कल अचानक सियासी हलचल उस वक्त तेज हो गई जब नीतीश कुमार ओडिशा और आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। कल ओडिशा में जहां बीजेपी सरकार का गठन हुआ और मोहन मांझी ने सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं आंध्र प्रदेश में भी एनडीए सरकार का आगाज हुआ और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू और मोहन मांझी के शपथ ग्रहण समारोह से नीतीश कुमार की दूरी ने विपक्ष को निशाना साधने का मौका दे दिया है। विपक्ष का दावा है कि एनडीए में चीजें बिगड़ने की शुरुआत हो चुकी है। जब कयासों का दौर शुरू हुआ तो नीतीश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों मुख्यमंत्रियों को बधाई दी। सबसे पहले नीतीश ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को शुभकामनाएं दी और लिखा कि चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। इसके बाद नीतीश कुमार ने ओडिशा के नए सीएम मोहन मांझी को बधाई दी। नीतीश ने लिखा, मोहन मांझी के नेतृत्व में ओडिशा के विकास को गति मिलेगी। चुनाव के नतीजे आने के बाद आरजेडी नेता और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर के लिए रवाना हो गई हैं। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले वो माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के लिए हमदर्दी दिखाती हुई नजर आई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने पटना को बाय बाय कह दिया है। सारण लोकसभा सीट से हार के 8 दिन बाद रोहिणी आचार्य सिंगापुर रवाना हो गई। सिंगापुर जाने से पहले रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हमदर्दी भी दिखाई। नीतीश के चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाने पर रोहिणी ने क्या कहा, सुनिए। तबीयत खराब होगा उनका, तबीयत खराब होगा, तो आराम करने दीजिए। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, इसके सवाल पर रोहिणी आचार्य ने क्या कहा, सुनिए। कुमार को फिर से अपने पास लाइएगा क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे, वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने, अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। सिंगापुर जाने से पहले रोहिणी आचार्य ने दावा किया कि वो अपने बच्चों से मिलने जा रही हैं और 10-15 दिन में वापस आ जाएंगी। आपको बता दें कि बिहार की सारण सीट से रोहिणी आचार्य बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से चुनाव हार गई थी। और चलिए अब जम्मू कश्मीर को लेकर अपडेट आपको दे देते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में फिर से आतंकी हमला हुआ है। आतंकी की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। तो वहीं कठुआ में पाकिस्तानी साजिश के जो सबूत है वो पाए गए हैं। 9 जून को शाम 6:15 पर रियासी, 11 जून को रात 8 बजे कठुआ का हीरानगर सेक्टर और इसी रात करीब 1 बजे जम्मू रीजन में आने वाला डोडा का चेक पोस्ट। सीमा पार से हुई खूनी साजिश से तीनों इलाके दहल उठे। आतंक के सीरियल अटैक ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान कर दिया।
इस बीच कल शाम डोडा के गंदोग इलाके में आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस जवान जख्मी हुआ है। वहीं कठुआ के हीरानगर में 16 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, कैश और पाकिस्तान में बनी दवाइयां, ड्राई फ्रूट और चॉकलेट्स बरामद की हैं। पाकिस्तान में बनी दवाइयां, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान अभी भी भारत में दहशत फैलाने के मकसद से आतंकी भेज रहा है। जम्मू के कठुआ के हीरानगर में 16 घंटे चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। सबूत काफी है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान अभी भी जम्मू कश्मीर और भारत में हिंसा फैलाने के मकसद से आतंकवादी भेज रहा है। गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। गाजियाबाद में घर में आग लगी है और इस हादसे में 2 बच्चे सहित 5 लोगों के झुलसकर मौत की खबर सामने आई है। मकान में फोम का काम चल रहा था। शॉर्ट सर्किट की वजह से फोम में आग लगी और उसके बाद ये मंजर स्क्रीन पर, ये घर है जिससे आग की लपटें, धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और 5 लोगों के मौत की खबर है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे।